नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। आज हम बात करेंगे जून में आपके कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम्स थी, रिपोर्ट्स थी जो आई थी, और उनको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न कि क्या होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है, इसके साथ मैंने पूरा करंट अफेयर दिया है उस मंथ का जो चर्चा में रहा था, उससे संबंधित ये सबसे पहले आपको प्रश्न मिलेगा। इसके बाद वो करंट अफेयर जैसी एज इट इज न्यूज में आई थी। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, तीसरा कह रहा है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, चौथा है जर्मन वॉच जारी करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विश्व आर्थिक मंच यह रिपोर्ट जारी करता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि यह न्यूज किस प्रकार से थी। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं जीजीपी, ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि विश्व आर्थिक मंच ने लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी करी है, इसलिए ये चर्चा में था। आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो लैंगिक असमानता को कम करने के लिए उसके लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए यह रिपोर्ट जारी करी जाती है। उस गति से पूर्ण समानता स्तर तक पहुंचने में यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम पूरी तरीके से समानता चाहते हैं कि पुरुष और महिला में पूरी तरह समानता आ जाए, तो जिस गति से अभी हम चल रहे हैं यदि ऐसी गति से कंटिन्यू चलते रहे तो हमें पूर्ण समानता पाने में 131 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। और रिपोर्ट जो जारी होती है वो क्या बताता है कि वर्क प्लेसेस में कितनी असमानता है, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी असमानता है, समाज में कितनी असमानता है, तो ये बताता है आपका महिला और पुरुष के बीच में। आगे बात कर लेते हैं। इस सूचकांक में जो सबसे फर्स्ट प्लेस पर रहा है वो आइसलैंड रहा है 91.2% के साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नॉर्वे रहा है 87.9%। तीसरा आपका दो यहाँ पर एक साथ रहे, एक में नॉर्वे रहा है, इसके बाद फिनलैंड रहा है। फिनलैंड 86.3% के साथ रहा है। इसके बाद भारत की यदि बात की जाए तो 146 देशों में भारत ने 127वां स्थान प्राप्त किया है। यदि पिछले वर्ष से मैं इसकी तुलना करूं तो पिछले वर्ष भारत का जो स्थान था इसमें 135 था। तो पहले क्या आपने 3 देश देख लिए, सबसे पहले आपका आइसलैंड, इसके बाद नॉर्वे, और इसके बाद थर्ड आपका कौन सा आ जाता है, फिनलैंड आता है। जहां पर ये जो प्रतिशत दिया है बगल में ये बता रहा है कि यहाँ पर इतने प्रतिशत महिला व पुरुषों में समानता है इस देश में। और इस स्थिति में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, 146 टोटल देश थे उसमें से 127वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यकीनन पिछले वर्ष यदि देखा जाए तो उसकी तुलना में स्थान काफी ठीक हुआ है, बट फिर भी अभी भारत बहुत नीचे है। भारत में शिक्षा नामांकन मापदंड में बेहतर लैंगिक समानता स्तर प्राप्त की है कि यहाँ पर क्या है, बच्चों को जो लड़कियां हैं और जो एक लड़के हैं वो एक साथ एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल में नामांकन ज्यादा हो रहे हैं, पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं। हालांकि भारत में आर्थिक भागीदारी की यदि बात की जाए, चाहे वो वर्क फोर्स से रिलेटेड हो, वर्क कर रही हो, इनकी बात करी हो, तो अभी भी महिलाएं बहुत पीछे यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर मापदंड की बात करें तो केवल 36.7% ही समानता स्तर यहाँ पर प्राप्त किया गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें, भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका पास कर दिया गया हो, सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई हो, फिर भी इस मापदंड में हम सिर्फ 25.3% समानता ही प्राप्त कर पाए हैं समाज में। और राजनीतिक स्थिति की यदि बात की जाए उसमें आगे लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के मापदंड आखिर क्या क्या होते हैं कि किस मापदंड पर ये जो रिपोर्ट है वो जारी करी जाती है, ठीक। सबसे पहला होता है आर्थिक भागीदारी। देखा जाता है कि उस देश में महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक भागीदारी कितनी है। दूसरा यहाँ पर देखा जाता है शिक्षा कि कितने पुरुष वहां पर शिक्षित हैं, कितनी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, प्रतिशत देखा जाता है उसका। तीसरा होता है स्वास्थ्य और उत्तर जीविका की वहां पर स्वस्थता देखी जाती है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो स्वस्थ हैं, उनकी जीविका कैसी है, जीविकोपार्जन उनका कैसे हो रहा है। अंत में आपका है राजनीतिक सशक्तिकरण। ये देखा जाता है कि वहां पर कितनी महिला एमएलएज हैं, महिला सीट्स हैं, महिला विधायक हैं, लोकसभा राज्यसभा हमारे कितनी महिलाओं की जो सीटें हैं रिजर्व हैं, कहाँ से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपकी महिलाएं आई हैं, कितनी नेता आई हैं, ठीक है। तो ये सारी मापदंडों पर आपकी जो रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। भारत में लैंगिक समानता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई, तो आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य और उत्तर जीविका में सुधार के लिए कुछ पहले चलाई हैं।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लखपति दीदी योजना, ठीक है, इस प्रकार की योजनाएं जो है वो सरकार चला रही है। राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना जो चलाई जा रही है वो महिलाओं व बालिकाओं के पढ़ाई हेतु, उनके जीविकोपार्जन हेतु, उनको रोजगार दिलाने हेतु यहाँ पर ये जो योजना है वो चल रही है। शिक्षा प्राप्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित पहले आरंभ की गई थी। कौन कौन सी? एक तो समग्र शिक्षा पहल और दूसरा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जहां पर बालिकाएं रह करके भी पढ़ाई कर सकती हैं। राजनीतिक भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज जो संस्थान है वहां पर 33% सीटें आरक्षित कर दी हैं, जहां पर 33% सीटों में महिलाएं खड़ी होंगी और चुनाव लड़ेंगी। तो यहां पर ये भारत में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास की गति इतनी तेज नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्ट बता रहा है कि यदि ऐसी गति से हम चले तो 131 साल में जाकर के हम वो समानता पा पाएंगे जो हम पूरे विश्व में चाहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक सामाजिक मापदंड सूचकांक रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, इस रिपोर्ट में क्षमताओं, अधिकारों में लैंगिक समानता से संबंधित विश्वासों, पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। दूसरा है, इस बार सूचकांक का विषय ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी रखा गया। अंत में है, इसमें 8 प्रमुख आयाम और उसके सांकेतिक शामिल थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सबसे पहला देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में जो बेसिकली दर्शाया जाता है वो क्षमताओं, उनके अधिकारों में जो लैंगिक समानता है, इससे संबंधित विश्वास, पक्षपात व पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। ये पूरी तरीके से आपका सही है। दूसरा, इस बार के जो सूचकांक का विषय था वो ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसनेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी रखा गया था। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, गलत क्यों है? क्योंकि इसके प्रमुख जो आयाम सेट किए गए हैं वो 4 आयाम आपके सेट किए गए हैं, ना कि 8 आयाम है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपका राइट आंसर केवल 1 और 2 ही बनता है। चलिए अब देखते हैं ये न्यूज क्या थी और क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो हर साल पेश की जाती है। इस बार की थीम थी ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। अब आगे आ जाते हैं, प्रमुख बिंदु क्या थे इस रिपोर्ट के? तो GSNI रिपोर्ट में क्षमताओं और अधिकारों में लैंगिक समानता से संबंधित जो पक्षपात हो रहे हैं, जो विश्वास हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, इनको दर्शाया गया कि समाज की क्या नॉर्म्स हैं, कैसे पक्षपात किया जाता है। यदि पुरुष कोई गलत कार्य भी कर रहा है तो क्या कह दिया जाता है, ये लड़के हैं, कर सकते हैं। यदि महिला करती है तो क्या कह दिया जाता है कि नहीं, आपके लिए बाउंड्री है, आपको वो क्रॉस नहीं करनी है। लेकिन पुरुष ने यदि वो कार्य कर दिया तो एक बार को आपकी फैमिली में ही कोई कह देगा, इवन आपके पेरेंट्स भी कह देंगे कि वो लड़का है वो कर सकता है, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए नहीं कर सकती हो। तो ये आपने अपने घर में भी काफी बार सुना होगा। तो इसी को लेकर के अब रिपोर्ट पेश की गई है। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें लैंगिक असमानता के मूल कारणों को बताया गया है और उसका विवरण प्रस्तुत किया गया है, क्या क्या मूल कारण है। इसके 4 आयाम हैं। 4 आयाम में आप देखोगे राजनीतिक है, शैक्षिक है, आर्थिक है और शारीरिक अखंडता और उनके संकेतकों को शामिल किया गया है। प्रत्येक संकेतक में 1 और 0 का जो मान है वो निर्धारित किया गया है। जब कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो उसका मान 1 होता है कि वो पूर्वाग्रह को देखते हुए कोई कार्य कर रहा है। मान लीजिए कि पुरानी परंपराएं हम चला रहे हैं कि ये पुरुष करते हैं, ये महिलाएं नहीं करती हैं, ठीक, और उसका मान 1। यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है तो उसका मान यहाँ पर 0 रखा गया है। इस प्रकार से ये मान आपके कार्य करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। थर्ड प्रश्न, ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी प्रदान नहीं करती है? शरण चाहने वाले शरणार्थियों के बारे में, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के बारे में, राष्ट्रहीन व्यक्तियों के बारे में, जो राष्ट्रविहीन है उनके बारे में, या फिर महिला सशक्तिकरण के बारे में? देखिए ये रिपोर्ट पहले के तीनों के बारे में हमें जानकारी देती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के बारे में हमें जानकारी प्रदान नहीं करती है। इस स्थिति से हमारा जो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा स्टेटमेंट। अब बात करेंगे इस ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट जो है इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC, इसने द ग्लोबल ट्रेड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट पेश करी।
इस रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी दी गई कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ से छोड़ करके जाते हैं अपनी कंट्री से और दूसरी कंट्री में वो शरण चाहते हैं, शरणार्थी हैं। कितने लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं दंगों की वजह से, युद्ध की वजह से, और दूसरे देश में रहने जा रहे हैं। कितने लोग राष्ट्रविहीन हो गए हैं, उनके राष्ट्र को किसी ने अन्य कंट्री ने कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन वॉर आपने देखा, काफी हिस्सों को रूस के द्वारा वहां पर क्या है, अधिकार जमा लिया गया, राष्ट्र नहीं है उनके पास, राष्ट्रविहीन हो गए, उनके बारे में डाटा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने मूल देश या क्षेत्र पर वापस लौट गए हैं, जो आए तो थे विस्थापित होकर के, शरणार्थी बन करके, लेकिन वो वापस चले गए हैं, इनके बारे में ये हमें डेटा प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं। इसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए गए हैं, फोर्सिबली उनको उनकी जगह से हटा दिया गया किसी ना किसी रीजन की वजह से, चाहे वो युद्ध का रीजन हो, चाहे उसको अधिग्रहित कर लिया हो, चाहे वो माइग्रेनर्स थे, कहीं देश में रहे और उनको वहां से भगा दिया गया। इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये इसके पीछे कारण शामिल थे। सामाजिक और जलवायु संकट है, इसके कारण जो पलायन करके गए हैं लोग, उनकी संख्या वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 21% अधिक हो गई है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप देख रहे हो दुबई, जहां पर क्लाउड सीडिंग कराई गई, बहुत प्रॉब्लम हुई वहां पर। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। अभी चाइना में आपने देखा, जापान में आपने देखा कि कितनी बड़ी सुनामी आई, कितनी तबाही मची। तो इससे रिलेटेड कहीं आप देखते हो कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, अचानक से कोई ज्वालामुखी सक्रिय हो गई, वहाँ के रीजन पर फर्क पड़ने लगा, भूकंप आ गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई। तो इससे क्या है, लोग विस्थापित करके दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो जबरन उनको विस्थापित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, यह पलायन की अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि देखी गई है। जबरन विस्थापित किए गए लोगों में 30% बच्चे भी शामिल थे। उनका शिक्षा दीक्षा, उनका करियर क्या, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विश्व के 76% शरणार्थियों को शरण दी हुई है। हम कहते हैं कि हम सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन जब बात आती है शरणार्थियों की रखने की, तो हम उन्हें क्या है, अदर जगह शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो 76% शरणार्थी हैं वो विकासशील देशों में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। विश्व में लगभग 4.4 मिलियन लोग राष्ट्रविहीन हैं और उनकी राष्ट्रीयता निश्चित ही नहीं है कि वो कहाँ के निवासी हैं। और वर्ष 2022 में 6 मिलियन विस्थापित लोग अपने मूल देश या क्षेत्र में वापस लौट गए हैं जहां से वो आए थे। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न की कि यूजीसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यूजीसी विनियम 2023 के अनुसार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता शामिल नहीं है। यदि कोई यूनिवर्सिटी बनना चाहता है तो कौन कौन सी इसमें पात्रता शामिल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। संस्थान नैक ए ग्रेड होना चाहिए और उसे 3 लगातार चक्रों में कम से कम 3.01 CGPA प्राप्त, जो पॉइंट्स हैं वो प्राप्त हुए होने चाहिए। दूसरा, संस्थान को पात्र शैक्षणिक कार्यक्रमों के 2/3 के लिए लगातार 3 बड़ों राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए। तीसरा कह रहा है, संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष 50 रैंकिंग में शामिल होना चाहिए। संस्थान को पिछले 5 वर्षों में लगातार NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल होना चाहिए। बात कर ले सबसे पहले नैक ए ग्रेड की, तो ये इसका एक बेसिक नीड है, नैक ए ग्रेड होना चाहिए और लगातार 3 चक्रों में से कम 3.01 CGPA पॉइंट उसे मिले होने चाहिए। दूसरा, संस्थान के पात्र शैक्षणिक कार्यक्रमों को 2/3 के लिए लगातार 3 बेड़ों में से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के प्रत्यायन प्राप्त होने चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा भी आपका सही है। गलत जो हो जाता है वो डी आपका गलत है कि संस्थान को पिछले 5 वर्षों से लगातार NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 10 में जो संस्थान है उसमें शामिल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके लिए कि क्या नियम कायदे कानून है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी विनियम 2023 जारी किया। ये विनियमन क्या था देखते हैं। तो नए विनियम में यूजीसी विनियम 2019 के स्थान पर जारी किया गया। तो ये जो नया आया था 2023 वो किसके स्थान पर आया था? 2019 के स्थान पर आया था। इसमें बताया गया कि विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और
उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करना और उच्चतर शिक्षा प्रदर्शन में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये विनियमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। प्रमुख बिंदु क्या थे इस पे कि कैसे मापदंड दिया जाएगा। सबसे पहला NAC A ग्रेड इसमें शामिल है। दूसरा, संस्थान को पात्र शैक्षिक कार्यक्रम में 2/3 के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष में शामिल होना चाहिए। और अंत में है, संस्थान पिछले 3 वर्षों से लगातार NIRF की रैंकिंग में शीर्ष 100 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका शीर्ष 10 था, इसलिए वो गलत था। एक से अधिक प्रयोजन संगठनों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और DTBS यानी कि DT बस दर्जा प्राप्त संस्थान किसी भी विशेष क्षेत्र के नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत भी कर सकते हैं जो उनके इंस्टीट्यूशन में नहीं चल रहा है। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी जो कार्यकारी परिषद है इसकी पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए और जहां भी वह लागू हो वहां उन्हें संबंधित वैधानिक परिषद की अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह नया कोर्स अपने यूनिवर्सिटी में ला सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें तो UGC 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य संस्थान को भी DT बस संस्थान का दर्जा दे सकती है। इस तरह का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात ऐसे संस्थानों को एक विश्वविद्यालय ही समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा कि विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दूसरा कह रहा है इसके अनुसार पिछले 1 दशक में दुनिया भर में जो मादक पदार्थ का उपयोग है उनके करने वाले लोगों की संख्या में 23% से वह बढ़ करके कितना है, 23% बढ़ करके 296 मिलियन हो गई है। UNODC अवैध मादक पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक प्रमुख वैश्विक संस्थान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसमें जो सही नहीं है वो आपका 1 और तीसरा नंबर सही नहीं है। 2 नंबर आपका राइट है। अब क्यों है चलिए आज के आगे देखते हैं। यह है आपकी न्यूज, विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023। इसको जो जारी करता है ये रिपोर्ट वह राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय यानी कि UNODC द्वारा इसको जारी किया जाता है रिपोर्ट को। इसके अनुसार पिछले 1 दशक में दुनिया भर में जो बढ़ोतरी हुई है वो 23% हुई है, जिससे आपके जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है वो 296 मिलियन हो गई है। पिछले 1 दशक में मादक पदार्थ के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में 45% बढ़ करके 39.5 मिलियन हो गई है। आगे बात कर लेते हैं UNODC के बारे में। तो अवैध मादक पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक ये प्रमुख वैश्विक संस्थान है। इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। यह सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थ, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई की तकनीकी सहायता, अनुसंधान और जो विनियमन समर्थन है वो प्रदान करती है। ठीक है, आगे तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।